हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्सपा के ऊपर। आफ्सपा से आई होप आप सभी लोग परिचित होंगे। आफ्सपा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होती है और इसके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग देखने वाले हैं। आर्गुमेंट राइटिंग आपको पता होगा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर जो है वो पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम का बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक के ऊपर या तो आपसे एसेस या तो फिर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्सपा के ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग क्यों देख रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने जो है वो ऐसे पिछले साल भी देखा हुआ था, तो इसलिए इस बार हम आर्गुमेंट राइटिंग देखेंगे और इन आर्गुमेंट राइटिंग के जो भी हमारे फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट होंगे उनको अगर हम इनकलकेट करते हैं तो उनसे हम अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह उठती है कि हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में या कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें आपको आर्गुमेंट लिखना हो, रिपोर्ट लिखनी हो या फिर ऐसे लिखना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है। तो अगर हम इस वीडियो में आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है आर्गुमेंट के ऊपर, तो हम आर्गुमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से रख सकते हैं, तो आइए कुछ उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारी एक 4 पॉइंट होती है, फिर एक अगेंस्ट पॉइंट होता है और फिर हमारा कंक्लूजन होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर कि आपको बोला जा सकता है कि आप जो है उस पर कोई आर्गुमेंट लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो इसके हमारे तीन बोल सकते हो बेसिक रूल्स होते हैं या फिर जो भी नेचर कह लो, हमें इंट्रोडक्शन देने के लिए जो है वो फॉलो करनी चाहिए। पहला ये होता है कि अगर वो इशू करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको न्यूज में भी देखा है और कोई घटना आपको याद आ रही है, तो आप क्या करिए, बेसिकली उसे करंट अफेयर से इंडिकेट करिए और करंट की जो घटना है उसको डाल करके आप सिंपली उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में उस करंट इवेंट को जो है वो लिख सकते हैं, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया लगेगा पढ़ने में और आपको एग्जामिनर को यह बताना है कि आप करंट अफेयर से भली भांति परिचित हैं, आपको करंट अफेयर की अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा मान लो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि करंट अफेयर में आपने नहीं सुना, आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए आप सिंपली उसका जो परिभाषा होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, उसको आप लिख सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो वो भी एक अच्छा मूव होता है इंट्रोडक्शन के लिए, वो भी इंट्रोडक्शन काफी अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हम बात करेंगे वो बेसिकली हमारी होती है कोटेशन। जो कोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं ना कई बार एसेस के लिए, वो कोटेशन आप इंट्रोडक्शन में यहां पर भी यूज कर सकते हो। कोटेशन के बाद आप सिंपली अगर इंट्रोडक्शन भी लिखते हो ना, तो वो भी पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपने एक तरीके से होता है ना पूरा माहौल बना दिया, वो वाला जो माहौल है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक अगर कोई डेफिनेशन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर याद रखें, अगर ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो आप करंट अफेयर के इवेंट को भी इसके अंदर इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करें 4 पॉइंट की, तो जो हमारा 4 पॉइंट होता है आप सभी को पता है, 4 पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे फेवर करने वाले पॉइंट है, जो आपको किसी इवेंट के होने के लिए क्या हमारे फेवरेबल पॉइंट है, क्यों ये इवेंट होना चाहिए, तो वो बेसिकली हमारे 4 पॉइंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और अगर अगेंस्ट पॉइंट की मैं बात करूं, तो अगेंस्ट क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही है, ये बेसिकली क्या करेंगे, काउंटर आर्गुमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो बात आपने ऊपर कही कि ये कारण है जिनकी वजह से ये काम होना चाहिए, लेकिन ये बोलेंगे ना कि नहीं भाई ये भी है, इनको अगर ध्यान रखें ना तो इस चीज को हम बंद भी कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि इस चीज को नहीं भी करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है जिसका नाम होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन किस तरीके से दिया जा सकता है, तो ध्यान रखें, कभी भी जो हमारा कंक्लूजन होता है ना, तो जैसे कि हम एसेस के अंदर कभी भी बायस्ड होकर के अपना कंक्लूजन नहीं लिखते, वैसे ही हम यहां पर भी बायस्ड होकर के ना अपना कंक्लूजन नहीं लिखते। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है ना, हमें कभी भी उनको ये नहीं पता चलना चाहिए, या फिर हमारे जो विचार हैं वो एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा विचार ऐसा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, इवेंट को लेकर के ना बाइस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो अपना एसेस है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रख सकते हो, बैलेंस्ड रख सकते हो, और इसके लिए आप कंक्लूजन बैलेंस्ड ही लिखना, किसी भी बोल सकते हो पॉइंट को लेकर के आप बाइस्ड मत हो जाइएगा। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम देखने वाले हैं कि हम आफ्सपा के ऊपर कितना अच्छा आर्गुमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ था, एक न्यूज थी, वो न्यूज काफी ज्यादा वायरल भी थी, तो उसी न्यूज को लेकर के जो है हम आफ्सपा के ऊपर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। वो न्यूज क्या थी, नागालैंड नागालैंड में क्या हुआ था, अ रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशन resulted in the accidental killing of the 14 innocent civilian who were mistaken for insurgent। कहने का मतलब क्या है कि नागालैंड के अंदर ना हमारी जो आर्मी है उसने 14 इनोसेंट सिविलियंस को जो है वो मार दिया। सुनने में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे आम नागरिक, क्योंकि आर्मी का काम क्या होता है, आर्मी का काम होता है
कि जो हमारी बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करे। आर्मी जो है वो सिविलियन पर हथियार नहीं उठाते, ठीक है, इसी के लिए हमारी आर्म फोर्सेस बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी आर्मी है ना, उसने क्या करी, जो हमारे 14 इनोसेंट सिविलियन थे, जो मासूम हमारे नागरिक थे, उनको बाय मिस्टेकन, गलती से बोल सकते हो, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई गलतफहमी हो गई थी, इंसर्जेंट समझ करके क्या हुआ, हमारे इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के अंदर 14 जो हमारे इनोसेंट सिविलियन थे वे मार दिए गए। तो अब क्या होता है कि ऑल द गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम। अब जो भी हमारे विक्टिम है, जो भी इस चीज के शिकार हो गए, जिनकी हत्या कर दी गई या जिनका जो बोल सकते हो मृत्यु हो गई इस ऑपरेशन के द्वारा, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भैया, हम अपनी गलती मानते हैं और आप जैसा भी कंपनसेशन चाहोगे ना, हम वैसा कंपनसेशन आपको देने वाले हैं, क्योंकि गलती हमारे लोगों ने करी है। तो दिस एक्सीडेंट, या फिर बोल सकते हो कि ये जो हमारा इंसिडेंट था, ये जो हमारी घटना थी, तो दिस इंसिडेंट हैज वंस अगेन स्पार्क प्रोटेस्ट। ये बेसिकली जो हमारा इंसिडेंट है ना, एक बार उसने फिर से जो है वो एक तरीके से बोल सकते हो कि स्पार्क ले लिया, और इनके खिलाफ, जो हमारा आपसपा है उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको हम आपसपा बोलते हैं ना, ये हमारे टेरिटरी में नहीं रहना चाहिए, ये भारत के अंदर लागू नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने एक अच्छा सा करंट इवेंट को उठाया और आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया आपसपा क्या है। तो आपने बता भी दिया, कहीं ना कहीं आपने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपने ये तो इंगित कर दिया हुआ है कि एग्जामिनर को कि भैया आपको आपसपा के बारे में पता है कि जहां आपसपा में क्या होती है, कि जो हमारी मिलिट्री होती है उसको काफी ज्यादा पावर दी जाती है, और इसी पावर का मिसयूज हो गया और गलती से हमारे जो 14 सिविलियन हैं उनकी जो हत्या है वो हो गई बाय द आर्मी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी जो 4 पॉइंट हो सकते हैं कि ये जो हमारी आपसपा है ना, इसको नहीं लागू होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो प्रोटेस्ट इसके लिए हो रहे हैं। तो यहां से हम इसके 4 पॉइंट सोचेंगे कि अच्छा इसके 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्या लोग जो कह रहे हैं वो सही है, उनके पक्ष में हमें बोलना है, तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हमारी जो आपसपा है वो गैर संवैधानिक है, वो असंवैधानिक हो जाती है। ये कैसे हो जाती है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे भारत का संविधान है वो क्या करता है, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर फॉर रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सरकार है या फिर जो हमारा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया कि हमें एक डेमोक्रेटिक देश है और हमारे अंदर जो लोग हैं उनको ऐसे बोल सकते हो कि फ्रीडम दी गई है कि वो अपना लीडर चुन सकते हैं जो कि रूल और एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर बनाए। लेकिन आपसपा में क्या होता है, बट आपसपा प्रोवाइड देयर ऑल पावर टू द मिलिट्री। लेकिन जो हमारी आपसपा होती है वो ये सारे पावर, बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर जो है ना, वो हमें किसको दे दिया जाता है, मिलिट्री के हाथों में दे दिया जाता है। तो ये तो हमें डेमोक्रेसी का मतलब तो नहीं सिखाया गया ना, डेमोक्रेसी का मतलब तो ये नहीं होता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये आपसपा है ये एंटी डेमोक्रेटिक हो जाती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, इसे हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा 4 पॉइंट क्या हो सकता है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जो आपसपा है ना वो हमारे ह्यूमन राइट, जो मानवाधिकार हैं उनका ये शोषण करता है, उनका ये हनन करता है। किस तरीके से करता है भैया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपसपा वायलेट द ह्यूमन राइट, यानी कि जो हमारी आपसपा है वो क्या करती है, जो ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार है, वो उनका वायलेशन करता है, उनका उल्लंघन करता है। कैसे करता है, तो मेनी एलिगेशन हैज ऑलरेडी चार्ज, कई सारे हमारे जो एलिगेशंस हैं वो इसके ऊपर, यानी कि आपसपा के ऊपर बहुत समय से ही लगाए जा रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे हमारे जो बोल सकते हैं एलिगेशन हैं वो काफी ज्यादा सही भी सिद्ध हुए जब उनकी जांच करी गई है। तो अगर मैं बात करूं वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, तो हम कह सकते हैं कि आपसपा वॉयलेट द ह्यूमन राइट, यानी कि आपसपा जो है वो ह्यूमन राइट को वॉयलेट करती है। मेनी एलिगेशन हैज ऑलरेडी चार्ज, कई सारे जो एलिगेशन है वो ऑलरेडी इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि ये वॉयलेटिंग कर रहे हैं किसको, ह्यूमन राइट को। कब, जब हमारी आपसपा जो होती है वो प्रेजेंस में होती है ड्यूरिंग द आपसपा, ठीक है। और कुछ उसमें जो हमारे एलिगेशन थे ना वो प्रूव भी हुए, उनको साबित भी किया गया, और कहीं ना कहीं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वॉयलेशन करती है हमारे ह्यूमन राइट का। इसलिए हमें जो है इसे सोसाइटी से निकाल देना चाहिए, हमें जो है इसे रिमूव कर देना चाहिए, इसे और ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा और भी हमारे कुछ 4 पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं द 5th रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑन पब्लिक ऑर्डर्स, यानी कि ये जो हमारी कमीशन थी ना पब्लिक ऑर्डर की, इसने बेसिकली अपनी 5वीं रिपोर्ट में ये भी कहा, उसने रिकमेंड किया कि भैया आप आपसपा जैसी जो चीजें हैं ना इसे रिपील कर दीजिए, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आपसपा जैसी चीजें सोसाइटी के लिए बोल सकते हो अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में ये कही गई और कहा गया कि इसे आप रिपील कर दीजिए। इसके अलावा इसके और भी 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि जस्टिस
बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये जो हमारी जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी है ना, इसने 2004 के अंदर बेसिकली एक वर्डिक्ट दिया था। वर्डिक्ट क्या था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन 2004 में क्या हुआ था, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 5 मेंबर कमेटी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया था, 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, जिसको हेड किया गया था किसके द्वारा, जीवन रेड्डी के द्वारा। तो जो हमारे जस्टिस जीवन रेड्डी थे, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया और उन्होंने रिव्यू किया जो भी हमारे आफ्सपा के प्रोविजंस है ना नदर्न स्टेट के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी हमारे आफ्सपा के प्रोविजंस हैं, उनको इन्होंने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने रिकमेंड किया, क्या उन्होंने रिकमेंड किया भैया, उन्होंने रिकमेंड किया, द कमेटी रिकमेंडेड और रिपील of AFSPA and inserting the appropriate provision in the unlawful activities prevention, जिसको हम UAPA 1967 के अनुरूप देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी कमेटी थी, उसने ये रिकमेंड किया कि हमें जो AFSPA है ना, उसे क्या करना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, और इसके जगह हमें जो हमारी एक पुरानी बोल सकते हो कि रूल है, एक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, UAPA, इसका मतलब क्या होता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, इसी को UAPA कहते हैं, और ये जो एक्ट है इसके जगह पर लागू कर देना चाहिए। तो ये किसकी बोल सकते हो स्टेटमेंट थी, ये थी हमारे जीवन रेड्डी कमेटी की स्टेटमेंट। तो ये भी आप 4 पॉइंट में लिख सकते हो कि आफ्सपा को क्यों हटा देना चाहिए। ध्यान रखेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, आफ्सपा को हटाने की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आफ्सपा लगना क्यों चाहिए, इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, क्योंकि आफ्सपा की हमें नीड क्या है, क्यों इसे अभी रहना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटर काउंटरजेंसी इन द बॉर्डर एरिया। तो अगर मैं बात करूं भारत के बॉर्डरिंग एरिया की, जैसे कि आप देखोगे ना, तो ईस्ट के तरफ हम चाइना से बॉर्डर बना रहे हैं, ऐसे ही हम वेस्ट के तरफ जाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, बाकी और भी देश हैं, लेकिन मैंने मेन देशों को ही नाम लिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो बेसिकली बॉर्डर एरिया के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है, जैसे कि जो हमारे घुसपैठिया अंडर आ जाते हैं ना बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमें मदद करता है कि हम उनको जो है वो एलिमिनेट कर पाए, उन्हें छांट करके बाहर फेंक पाए। तो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज एन एरिया ऑफ द इमेंस जियोस्टैटिकल इंपोर्टेंस, यानी कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, जितने भी हमारे नदर्न स्टेट के बोल सकते हो, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे स्टेट है ना, वो सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट एक जियो स्ट्रेटेजिक बोल सकते हो इंपोर्टेंस है उनकी, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी ज्यादा हमें फायदा दे सकती है। विद शेयर बाउंड्री विद द 5 कंट्रीज, जो कि हमारी 5 देशों के साथ जो बाउंड्री है वो शेयर भी करती है, जिसमें हम म्यांमार और चाइना को भी इंक्लूड करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, दैट द इंसर्जेंसी, जब हमारी इंसर्जेंसी की सिचुएशन होती है, इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कि जब भी वहां पर इंसर्जेंसी जैसी कोई सिचुएशन हो उसको हम कंट्रोल पाए, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक एरिया होती है। सो द एक्ट गिव्स सिक्योरिटी forces sweeping power of arrest and continue to काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन विदाउट गेटिंग एनी हेजिटेशन। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारी आफ्सपा है ना, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हो गई, जैसे हमारी आर्मी हो गई, तो उनको ये क्या करती है, बेसिकली पावर देती है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के तहत आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, आप अपने पावर का कॉन्टिन्यूअसली इस्तेमाल कर सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के आप पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर सेना के ऊपर रोक टोक लगा दी जाए तो सही से काम हो नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो काउंटर इंसर्जेंसी की बात हम कर रहे हैं ना, वो उतनी इफेक्टिव तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे काउंटर इंसर्जेंसी इन बॉर्डर एरिया, उसके लिए काफी ज्यादा ये हेल्प करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आफ्सपा रिपील नहीं होना चाहिए, आफ्सपा की पावर आर्मी के पास होनी चाहिए। दूसरा हमारा रीजन क्या बनता है कि प्रोवाइड द लीगल पावर टू आर्मी, यानी कि आर्मी को जो है वो लीगल पावर ये देती है। कैसे देती है, अगर मैं बात करूं, द आर्म फोर्सेस हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू लीगल पावर टू यूज द फोर्सेस आर फायर आर्म्स अगेंस्ट द एनीवन एक्सेप्ट इन, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस होती है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं पर भी अथॉरिटी या पावर जो है वो नहीं दी गई जिसमें कि वो अपने हथियार का, अपने बल का जो है वो इस्तेमाल कर पाए। मात्र कुछ ही ऐसे सेलेक्टिव एरियाज हैं जहां पर हमारी आर्मी जो है वो अपने गन्स का, अपने फायर आर्म्स का, या फिर उनका जो फोर्सेस हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि वॉर हो गया, युद्ध के समय आर्मी इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकती है। व्हेन गार्डिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे होते हैं तो भी वो इस सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दे वर इन एडेड टू द सिविल अथॉरिटी, अगर मान लो सिविल अथॉरिटी कोई है, उसकी ये सहायता करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये अपने जो फोर्सेस हैं उनका
इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोचो क्या इसमें कहीं इंसर्जेंसी की बात करी गई? क्या नहीं करेंगे ना। मान लो अगर दुश्मन हमारे घर के अंदर ही है, वो एक सिविलियन टाइप का ही है, तो क्या हम उसके खिलाफ अपने आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो लीगल पावर है आर्मी की, वो कहीं ना कहीं नहीं बन रही थी इनके खिलाफ, इसलिए जो आपस्पा है उसको लाया गया था ताकि इनको जो लीगल पावर है वो दे दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है हमारे आर्मी को लीगल पावर, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसके अगेंस्ट में जाता है और ये कहता है कि नहीं, आपस्पा जो है वो अभी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर, यानी कि जो हमारे बॉर्डर के प्रोटेक्शन है ना, उसमें हमारी जो आपस्पा है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि विद द पावर गिवन बाय द आपस्पा द आर्म फोर्सेस हैव बीन एबल टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ द कंट्री फॉर डिकेड, यानी कि जो हमारी आपस्पा है ना वो क्या करती है, जो हमारे बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और आपस्पा की वजह से हम अपने बॉर्डर को कई सालों तक जो है वो प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं इफेक्टिव मैनर में। इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी, जैसे हमने बात करी कि अगर ये जो आपस्पा है इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इफेक्टिव एक प्रभावशाली ढंग से जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी कर सकते हैं। जो हमारे इंसर्जेंसी होती है ना उसमें हम काफी ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। अ स्ट्रिक्ट लॉ इज नीडेड टू टैकल द इंसर्जेंट एलिमेंट इनसाइड द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द कश्मीर एंड द नॉर्दर्न स्टेट, यानी कि जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट होते हैं, जो कश्मीर होते हैं ना, वहां पर पर्टिकुलर जो हमारे कंट्री के अंदर जो इंसर्जेंट एलिमेंट है, जो उग्रवादी ताकतें हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पहचान सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं, और इसमें हमारी जो आपस्पा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसे जो है वो लागू रहना चाहिए, इसे हम हटा नहीं सकते। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे कि मोरल ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो हमारे फोर्सेस होते हैं ना, उनकी देखो जिसके पास पावर रहेगा ना उसके पास मोरल रहता है, किसी भी काम को करने के लिए उसके पास एक जिम्मेदारी भरा बोल सकते हो, या कुछ चीजें जो होती है जो मोरल टाइप का होता है वो उसके पास होता है। तो ऐसे ही जो हमारी फोर्सेस है ना उनको भी मोरल की आवश्यकता होती है, तो आपस्पा बूस्ट द मोरल, यानी कि जो हमारी आपस्पा है वो क्या करती है, जो हमारे इंडियन आर्मी है उसके जो मोरल है ना उनको वो बूस्ट करती है। मेंटल वेलबींग उनको अच्छा मोरल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मानसिक कंडीशन है वो काफी अच्छी रहे, आप अच्छा सोचे, अच्छा करें, तो इसके लिए हमारी आपस्पा काफी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। जब हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, जब वो इंश्योर कर रही होती हैं पब्लिक ऑर्डर को, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं अपने एरियाज के अंदर, और रिमूवल कर रही होती हैं किसी एक्ट को, तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स होते हैं वो बेसिकली उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए जो उनका मोटिवेशन का काम करता है वही हमारी ये आपस्पा होती है। तो आपस्पा क्या करती है, बूस्ट द मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर इंश्योरिंग द पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरिया, as a removal of act would lead to administrative motivating locals to file lawsuits against the armies, यानी कि जो आर्मी के अगेंस्ट बोल सकते हो, जो मिलिटेंट है, जो इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक ऑर्डर हमारे होते हैं, जो डिस्टर्ब एरियाज होती हैं उनके अंदर ये पब्लिक ऑर्डर हमारे इंश्योर नहीं हो पाते हैं, तो उनको इंश्योर करने के लिए बेसिकली हमारी जो आपस्पा होती है वो आर्मी को मोटिवेट करती है कि वो क्या करें, मिलिटेंट्स को बाहर निकाल के फेंक दे, ताकि हमारी जो पब्लिक ऑर्डर है वो इस डिस्टर्ब एरिया के अंदर भी इंश्योर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये रीजन है जिससे कि हम आपस्पा को क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, इसकी अभी हमें जरूरत है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, मान लो आपको कोई चीज करनी है किसी एरिया के अंदर, तो आपको ये जो है वो फ्रीडम देता है। कैसे देता है, तो देखो, अब्सेंस ऑफ सच अ लीगल स्टेटस वुड एडवाइजरी अफेक्ट ओरिजिनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी कैपेसिटी ऑफ द स्टेट दैट इज द आर्म फोर्सेस कैन नॉट फुलफिल देयर असाइंड रोल। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि अगर हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी है, मान लो वो किसी ऑपरेशंस के अंदर है, तो उसको अगर किसी चीज की जरूरत है, तो क्या होता है, अगर वो आपस्पा के अंदर है तो वो आसानी से वो उस चीज को पा लेती है, वो उनके लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, और वे ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी उनको कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन अगर सोचो ये हमारी आपस्पा नहीं होती, तो उनको जो रोल दिया गया ना उसको फिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि हमारी जो आपस्पा है ना वो होनी चाहिए, उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते थे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि इसके ऊपर हम अपना विचार कैसे दे सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड कंसीडर द इम्पोजिशन एंड लिफ्टिंग ऑफ आपस्पा ऑन ए केसेस बाय केसेस बेसिस ऑन लिमिट इज अ एप्लीकेशन only to few disturbing districts instead of applying it
फॉर द होल स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको ये काम करना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी आपसपा है वो कहाँ इंपोज करनी है, कहाँ से उसे लिफ्ट करना है, और उसे ये देखना चाहिए कि जो हमारे डिस्टर्बिंग एरियाज हैं, अगर कुछ ही डिस्टर्बिंग एरियाज हैं तो उन जिलों के अंदर ही हम क्या करें, अपने जो आपसपा है उसको लगाएं, ना कि पूरे स्टेट के अंदर हम आपसपा को जो है इंप्लीमेंट कर दें। द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस शुड ऑल्सो अबाइड बाय द गाइडलाइन सेट आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अबाइड बाय का मतलब फॉलो करना, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारी गाइडेंस है, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने जो भी गाइडेंस दे रखी है उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। जो जीवन रेड्डी कमीशन है उसने जो बोला उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। और जो हमारी एनएचआरसी जो है उसके जो हमारे वर्डिक्ट हैं, उसके जो कथन है उन्हें भी हमें फॉलो करना चाहिए जब हम आपसपा की बात करते हैं, जब इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्गुमेंट था। इस तरीके से हम अपने आर्गुमेंट को जो है वो लिख सकते थे।